चैनल जहाँ हम एक नया टॉपिक प्रोफेशनल एथिक्स का लेके आए हैं, जिसमें हम एलएलबी सब्जेक्ट 5 का डिस्कशन कर रहे हैं। ये सेमेस्टर 3 का सब्जेक्ट है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बाकी सब्जेक्ट्स, कई सब्जेक्ट्स की मैंने वीडियोस, शॉर्ट नोट्स की वीडियोस नहीं इसलिए कवर की क्योंकि उसका ऑलरेडी यूट्यूब में इतना कंटेंट पड़ा हुआ है कि आपको अलग से वीडियो बनाने की ज़रूरत मुझे नहीं लगी, और मुझे लगा कि उतना ही सफिशिएंट है मार्केट में। जितना अवेलेबल, मतलब यूट्यूब में अवेलेबल है, उतना ही सफिशिएंट है अगर आप पढ़ के चले जाएंगे एग्ज़ाम के लिए। सो अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा एडवोकेट लॉ, ये अपना डिसिप्लिनरी कमेटी के बारे में और इसके एडवोकेट के बारे में, एथिक्स के बारे में, इन सब टॉपिक्स को कवर करता है। सो सबसे पहले हो सकता है इस टेबल पे कुछ पॉइंट्स हाइड हो गए हैं जो कि मैंने लिखे थे। डेफिनेटली मैं इस नोट्स को लोड कर दूंगा गूगल ड्राइव या कहीं भी, किसी भी लिंक में, जहाँ से आप खुद डाउनलोड करके इन टॉपिक्स को पढ़ सकते हैं डाउनलोड करके। बट स्टिल, क्योंकि वीडियो बनाने का यही पर्पज़ है कि क्विकली रिवाइज हो जाए, शॉर्ट नोट्स हो जाए, तैयारी हो जाए, इसलिए हम स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम। सो सबसे पहले लीगल प्रैक्टिशनर। लीगल प्रैक्टिशनर क्या होता है? तो लीगल प्रैक्टिशनर डिफाइन किया हुआ है। लीगल प्रैक्टिशनर का मतलब है, लीगल प्रैक्टिशनर मीन्स एन एडवोकेट, वकील, जिसको हिंदी में वकील कहते हैं, और अटॉर्नी ऑफ एनी हाई कोर्ट, ए प्लीडर, मुख्तर, और रेवेन्यू एजेंट। तो इतने सब लोगों को लीगल प्रैक्टिशनर कहते हैं। डिसक्वालिफिकेशन फॉर एनरोलमेंट एज एन एडवोकेट। तो कैसे लोगों को डिसक्वालीफाई किया जाएगा एडवोकेट के लिए? ऐसे लोग जो कि कन्विक्टेड ऑफ एन ऑफेंस इन्वॉल्विंग मॉरल टर्पिट्यूड है, कन्विक्टेड ऑफ एन ऑफेंस अंडर द प्रोविजन ऑफ अनटचेबिलिटी ऑफेंस एक्ट 1955, dismissed or removed from employment or office under the state of on any charge। तो इन्वॉल्विंग मॉरल टर्पिट्यूड, तो उन लोगों को, वो लोग डिस्क्वालीफाई होते हैं। देन पर्सन हु शेल सीज टू हैव इफेक्ट आफ्टर, अच्छा, बट ये जो भी डिस्क्वालिफिकेशन है ये ख़त्म हो जाएंगी आफ्टर 2 years के बाद, जब से उनका नाम रिमूव किया गया है, डिसमिस हुए या रिलीज़ किसी चीज़ पावर से हुए हैं वो। सो वो कह रहे हैं कि नॉट, और इसका एक प्रोविजो है कि नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन कन्विक्शन, जो ऊपर हमने पढ़ा है, शैल अप्लाई टू ए पर्सन हु हैविंग बीइंग फाउंड गिल्टी इज डेल्ट विथ अंडर द प्रोविजन ऑफ प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट 1958। सो कह रहे हैं कि अगर कोई भी बंदा गिल्टी, ये सेक्शन उस पर अप्लाई नहीं होगा जो ऑलरेडी, जिसका केस प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर एक्ट 1958 पे चल रहा है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, प्राइमरी फंक्शन ऑफ बार काउंसिल ऑफ इंडिया। प्राइमरी फंक्शन ऑफ बार काउंसिल ऑफ इंडिया। सो कुछ फंक्शन है जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया के बहुत ही प्राइमरी फंक्शन है। ये सेक्शन 7 1961 एडवोकेट एक्ट का, सेक्शन 7 ऑफ एडवोकेट एक्ट 1961 कवर करता है, जिसमें बार काउंसिल के फंक्शन बताए गए हैं। तो सबसे पहले बार काउंसिल ऑफ इंडिया का फंक्शन है, ले डाउन स्टैंडर्ड ऑफ प्रोफेशनल कंडक्ट एंड एटिकेट्स फॉर एडवोकेट। सेकंड है, ले डाउन द प्रोसीजर टू बी फॉलोड बाय इट्स डिसिप्लिनरी कमेटी एंड डिसिप्लिनरी कमेटी ऑफ ईच स्टेट बार काउंसिल। थर्ड है, टू सेफगार्ड द राइट्स, प्रिविलेज, इंटरेस्ट ऑफ एडवोकेट। फोर्थ है, टू प्रमोट एंड सपोर्ट लॉ रिफॉर्म। फिफ्थ, टू डील and dispose of any matter arising under this act which may be referred to it by a state bar council. Sixth point, to exercise general supervision and control over state bar council. Seventh, to promote legal education और उनके स्टैंडर्ड, उन एजुकेशन के स्टैंडर्ड को सेट करना इन कंसल्टेशन विद यूनिवर्सिटी ऑफ इंडिया इन इंडिया imparting such education and state bar council. Eighth point है, to recognize such university whose degree in law shall be a qualification for enrollment as advocate and for the purpose to visit and inspect university or cause the state bar council to visit and inspect university in accordance to the directions provided by them. Ninth point है, to conduct सेमिनार लेना, कंडक्ट करना, ऑर्गेनाइज टॉक्स ऑन लीगल टॉपिक्स बाय एमिनेंट जूरिस्ट एंड पब्लिश जर्नल्स एंड पेपर ऑफ लीगल इंटरेस्ट। टेंथ है, टू ऑर्गेनाइज लीगल एड टू द पुअर इन द प्रिस्क्राइब्ड मैनर। 11th पॉइंट है, टू
recognize on a reciprocal basis foreign qualification in law obtained outside India for the purpose of admission as a advocate under this act. 12th point, to manage and invest fund of bar council. 13 है to provide for the election of its member. 14 to perform all other functions conferred by this act. और 15 to do all other things necessary to discharge the aforesaid function. तो आपको 15 फंक्शंस जो कि प्राइमरी फंक्शन ऑफ बार काउंसिल है ये बता दिए गए हैं. बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही प्यारे है कि कुछ स्टैंडर्ड्स, सबसे पहले ये कुछ स्टैंडर्ड्स की बात कर रहा है कि क्या क्या स्टैंडर्ड्स ले डाउन करने हैं टू फॉर प्रोफेशनल कंडक्ट एंड एटिकेट ऑफ एडवोकेट. फिर कुछ प्रोसीजर बताना जो कि डिसिप्लिनरी कमेटी और डिसिप्लिनरी कमेटी ऑफ ईच स्टेट बार काउंसिल फॉलो करेंगे. फिर एडवोकेट्स के राइट्स, प्रिविलेजेस, इंटरेस्ट को सेफगार्ड रखना, सपोर्ट करना लॉ रिफॉर्म को, प्रमोट करना और सपोर्ट करना लॉ रिफॉर्म को, डील करना, डिस्पोज करना, जो भी कोई मैटर आता है इस एक्ट के अकॉर्डिंग उसको डील करना और उनको रेफ़र करना स्टेट बार काउंसिल को, सुपरवाइज़ करना, कंट्रोल करना स्टेट बार काउंसिल को, लीगल एजुकेशन को प्रमोट करना या यूनिवर्सिटी के साथ कंसल्टेशन करना, स्टेट बार काउंसिल के साथ कंसल्टेशन करना, यूनिवर्सिटी को रिकॉग्नाइज़ करना जिनकी क्वालिफ़िकेशन मतलब जिनकी डिग्री एज ए क्वालिफ़िकेशन एक्ट करेगी एनरोलमेंट के लिए फॉर एडवोकेट, सेमिनार ऑर्गेनाइज टॉक करना, गरीबों की हेल्प करना. देन उसके बाद फॉरेन क्वालिफ़िकेशन इन लॉ जो है उनको रिकॉग्नाइज़ करना ऑन रेसिप्रोकल बेसिस पे, मैनेज करना इनके फंड्स को, इलेक्शन मेंबर्स का करवाना, प्रोवाइड फॉर इलेक्शन ऑफ इट्स मेंबर, कोई अदर फंक्शन करना जो इस एक्ट में लिखा हो. और अगर कोई भी ऐसा काम जो कि इम्पोर्टेंट बनता है ये सारे 14 फंक्शन को डिस्चार्ज करने के लिए, तो वो सारे फंक्शंस को परफॉर्म करना ये बार काउंसिल के कुछ प्राइमरी फंक्शंस में से आते हैं. इसके अलावा कुछ और फंक्शंस भी होते हैं जिसको मैं सेकेंडरी फंक्शन या अदर फंक्शन कहूँगा. तो बार काउंसिल एक या एक से ज़्यादा फंड्स बना देगा कई पर्पस के लिए. तो 3 पर्पस है. सबसे पहला पर्पस है फाइनेंशियल असिस्टेंस टू ऑर्गेनाइज वेलफेयर स्कीम फॉर इंडाइजेंट्स, डिसेबल्ड और अदर एडवोकेट. तो एडवोकेट जो कि फाइनेंशियली वेल ना हो, डिसेबल हो, उनकी असिस्टेंस के लिए वेलफेयर स्कीम्स बना देगा. लीगल एड और एडवाइस देना इन लोगों को, रूल्स बनाना उसके लिए, और लॉ की लाइब्रेरी को इस्टेब्लिश करना. ये 3 पर्पस के लिए एक से ज़्यादा फंड्स बना सकता है बार काउंसिल ऑफ इंडिया. उसके बाद बार काउंसिल ऑफ इंडिया को फंड्स भी मिलते हैं, ग्रांट्स भी मिलती है, डोनेशन भी मिलते हैं, गिफ्ट्स भी मिल सकते हैं या बेनिफिक्शंस, एक टाइप के गिफ्ट्स ही होते हैं फॉर द पर्पस जो भी ये हमने ऊपर पर्पस पढ़े हैं कि 3 पर्पस फाइनेंशियल असिस्टेंस टू डिसेबल और वेलफेयर स्कीम्स के लिए या फिर लीगल एड के लिए या फिर लॉ लाइब्रेरीज के लिए. इन तीनों के लिए ये लोग रिसीव कर सकते हैं ग्रांट्स या डोनेशंस वगैरह. सो एक बात ध्यान करने वाली बात है, इसी के साथ अगर बार काउंसिल ऑफ इंडिया की बात अगर करें तो बार काउंसिल एक बॉडी कॉर्पोरेट है जिसका परपेचुअल सक्सेशन, मतलब इसका ये तब तक जब तक ये चल रही है तब तक इसकी लाइफ मानी जाएगी और एक कॉमन सील इनकी होगी. इनकी पावर भी है टू अक्वायर एंड होल्ड द प्रॉपर्टी, मूवेबल और इमूवेबल दोनों, एंड इनका कॉन्ट्रैक्ट करने की भी पावर है जिससे ये स्यू हो सकते हैं या किसी को स्यू कर सकते हैं. सो इट इज़ नोन स्यू एंड बी स्यूड. सो इनका एक नेम होगा जिससे ये स्यू या स्यू हो सकते हैं. अब कौन कौन से मेंबर ऑफ बार काउंसिल ऑफ इंडिया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. तो अभी भी जो भी हम बार काउंसिल ऑफ इंडिया का क्वेश्चंस पढ़ रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है. सो प्लीज़ इसको बहुत ही ध्यान से सुनना. पहले 2 क्वेश्चंस को जो हमने पढ़ा और ये अब तीसरा क्वेश्चन. सो चैप्टर 2 ऑफ एडवोकेट एक्ट 1961 मेंबर्स ऑफ बार काउंसिल ऑफ इंडिया की बात करता है और इस चैप्टर में स्पेसिफिक सेक्शन है सेक्शन 4(1) ऑफ एडवोकेट एक्ट 1961. ये बात करता है कि हर एक बार काउंसिल ऑफ इंडिया में अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया होगा, सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया होगा और एक मेंबर इलेक्ट जो होंगे स्टेट बार काउंसिल
वो भी होगा। तो वो किस में से इलेक्ट होंगे? अपने मेंबर्स में से ही जो इलेक्ट हुआ होगा वो होगा। सो सेक्शन 4(2) कहता है कि उसी में एक चेयरमैन भी होगा और एक वाइस चेयरमैन भी होगा बार काउंसिल ऑफ इंडिया का। वो मेंबर में से ही इलेक्ट किया जाएगा। 4(2) 4 सेक्शन 4(2)(a) बात करता है कि सपोज कीजिए अगर कोई पर्सन चेयरमैन और वाइस चेयरमैन की तरह उस ऑफिस को होल्ड कर रहा था बिफोर कमेंसमेंट ऑफ एडवोकेट अमेंडमेंट एक्ट 1977, तो उसका ऑफिस तभी ख़त्म हो जाएगा जब कोई नया बंदा अपॉइंट होगा। तो जब नया बंदा अपॉइंट करेगा तब तक वो ऑफिस चला सकता है, उसके बाद सीज टू होल्ड हो जाएगा ऑफिस का एज ए चेयरमैन और वाइस चेयरमैन ऑन कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट। सो इसमें एक लास्ट लाइन बोलता है कि प्रोवाइडेड दैट जो पर्सन अपॉइंट हुआ है जब तक वो आ नहीं जाता, कंटिन्यू नहीं करता, तो जब तक वो चार्ज नहीं लेता, तो कमेंसमेंट अज्यूम्स चार्ज ऑफ द ऑफिस, तो तभी उसी के बाद वो कह सकते हैं कि डिस्चार्ज होगा अपनी ड्यूटीज़ से। तो तब तक वो कैरी करता रहेगा अपनी ड्यूटीज़ जब तक इलेक्टेड मेंबर जो है वो अपना ऑफिस चार्ज में नहीं लेता। उसके बाद बोला जाता है क्वालिफिकेशन फॉर मेंबर ऑफ BCI। तो सेक्शन 3 सबसेक्शन 2 इसकी बात करता है। सेक्शन 3 सबसेक्शन 2 हम पढ़ेंगे पर लास्ट में पढ़ेंगे क्योंकि इतना इम्पोर्टेंट नहीं है एज़ कम्पेयर टू हमारी जो अभी आने वाले हैं टॉपिक्स और जो हम कवर कर रहे हैं इस वीडियो में। उसके बाद टर्म ऑफ मेंबर ऑफ BCI, तो कितने साल के लिए इनके मेंबर्स रहते हैं। सो कह रहे हैं कि टर्म ऑफ मेंबर, तो सुनिए, तो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, इनका टर्म्स की बात नहीं कर रहे, हम सिर्फ इनकी टर्म्स की बात कर रहे हैं। जो 1 मेंबर इलेक्टेड बाय ई स्टेट बार है, जो 3rd में आया ना, उनकी सिर्फ बात कर रहे हैं। सो उनके लिए क्या बात होती है कि 2 years फ्रॉम द डेट ऑफ हिज इलेक्शन और टिल ही सीजेस टू ए मेंबर। तो अगर वो मेंबर से आप वो स्टेट बार काउंसिल से मेंबर ही हट जाता है तो उसका तभी ख़त्म हो जाएगा मेंबरशिप। अदरवाइज 2 साल का टाइम है फ्रॉम हिज इलेक्शन, वो दोनों में से जो पहले होगा तब तक वो कैरी करता रहेगा। और अगर ये तो हो गया कि जो हमारे मेंबर है स्टेट बार काउंसिल के, उनमें से हमने बात किया। और अगर स्टेट बार काउंसिल से नहीं है, पहले से है, तो जब तक दूसरा पर्सन जो इलेक्टेड बंदा है वो ऑफिस होल्ड नहीं करता, अपना ऑफिस लेने नहीं आता, चार्ज लेने नहीं आता, तब तक उसको होल्ड कर सकता है। तो फिर उसका तीसरा पॉइंट यही कहता है कि सच मेंबर शैल कंटिन्यू टू होल्ड द ऑफिस एज मेंबर ऑफ बार काउंसिल ऑफ इंडिया अंटिल हिज सक्सेसर इज इलेक्टेड। तो जब तक इलेक्टेड मेंबर नहीं आता तब तक वो कंटिन्यू कर सकता है। नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं प्रोफेशनल मिसकंडक्ट। तो अच्छा है, बेटर है कि हम इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं ताकि प्रोफेशनल मिसकंडक्ट हम नेक्स्ट वीडियो से कवर कर ले। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।